नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से जो है दर्पण 24 न्यूज पर आज हम बात करेंगे। यह खास मुद्दा है जिससे बीजेपी का एक नारा चल रहा है, बहुत ही फेमस नारा हो चुका है, अब की बार 400 पार। और 400 पार का ये नारा को आज हम समझेंगे, विशेष रूप से समझने का हम प्रयास करेंगे कि क्या ये सही है कि बीजेपी इस बार 400 से अधिक सीट जीतने जा रही है, या फिर बीजेपी जो तर्क दे रही है वो तर्क कितना तक सही है, या फिर यूं ही एक हवाई एक माहौल बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि माहौल बन जाए और फिर चुनाव में इसका फायदा भी हो। इस सभी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे कि क्या है, किसके पीछे और क्या कुछ इसका पूरा कारण है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आप जुड़ेंगे और डॉक्टर साहब से हम समझेंगे कि क्या कुछ आखिर माजरा है और कैसे बीजेपी इस बार 400 पार होने वाली है। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं क्या? जी नमस्कार, कैसे हैं? जी नमस्कार, बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद। इस बार हम लोग बात जो कर रहे हैं एक्चुअली में बात है कि आपकी बार बीजेपी 400 के पार, क्या लग रहा है आपको ये 400 के पार बीजेपी इस बार हो रही है, या फिर ये एक माहौल बनाया जा रहा है, या फिर एक हवा के रूप में ध्यान दिया जा रहा है कि 400 नहीं हो सकता, 300 300 कुछ भी आ जाए? क्या बदला आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, हर पार्टी अपना अपना एक क्लेम करती है। एक अच्छे सेनापति का ये पहचान होता है कि वो जो है अपनी टीम को हमेशा एक ऐसा बढ़ाने के लिए उनको हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट और कुछ ना कुछ कमांडिंग वर्ड्स और कमांडिंग स्पीच देना होता है। वही बीजेपी का भी, बीजेपी ने दिया है 400 के पार, इस बार 400 के पार, ठीक है। तो अभी हकीकत है, जो जमीन हकीकत है वो आपको समझना होगा। ये एक नारा है, नेचुरली भारत पार्टी अपने आपको कहती है कि 400 के पार और हम 300 लाएंगे, हम 400 लाएंगे। और बीजेपी का एक ये अच्छा है कि वो स्टेट इलेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पे वो हमेशा अपने आप को जो 2/3 से ऊपर की बात करते हैं, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश में हो, या लेकिन इंडिया क्या होता है वो पब्लिक के हाथ में है। तो अगर आप 400 पर देखेंगे जो आंकड़ा है अभी तक, जब अगर इनका आप मोदी जी का जब सबसे पहला इलेक्शन देखेंगे 2014 का, उस जमाने में जबकि एक था हर मोदी घर मोदी, ठीक है, तब उनको जो है 31% वोट मिला है पूरे देश में। अच्छा, जबकि माहौल एकदम मोदी जी के फेवर में चल रहा था, जीता जाइए। मोदी जी के अलावा किसी को लोग सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि सब लोग अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो उस में लेकिन जो आंकड़ा जो आया, जब रिजल्ट आया, जैसे लगा कि हाँ वो एक जो फिगर था, अब वो वाली बात नहीं है बीजेपी के साथ। लेकिन ये भी बात तो सही है ना कि मोदी जी लगातार 14 के बाद 14 से अधिक मत उनको 19 सीट भी अधिक बढ़ा। तो इस रेशियो को अगर देखा जाए तो 24 में उनको सीट बढ़ने की संभावना तो है ना। आप एक चीज ये देखें कि अगर वो 2014 में 31% उनको वोटिंग हुआ, फिर 2019 में उनको 38% हुआ, इंक्रीज था 7%। लेकिन आप ये देखें कि 2019 के इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ा गया, मुद्दा क्या था, ठीक है, क्या अच्छे मुद्दे थे जो 2014 में था, ठीक है, क्या वो पेट्रोल डीजल 30 रुपए रेट हो जाएगा वो मुद्दा था, क्या हर किसी को 15 लाख रुपए खाता जाएगा, क्या वो 2019 का मुद्दा था। तो ये सारे मुद्दे जो उन्होंने पब्लिक को वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बुलेट ट्रेन और ये जितने वादे थे, ये अपने वादे पे नहीं रहे। 2019 का मुद्दा, अगर 2019 का इलेक्शन अगर हम लोग सब याद करें तो वो पुलवामा जो मामला हुआ था, ये पुलवामा वाले मामले पे पूरा इलेक्शन लड़ा गया था। तो उस टाइम जो मुद्दा मेन मुद्दा हुआ था वो राष्ट्रवाद की तरफ चला गया था, ठीक है। और वो जो राष्ट्रवाद की तरफ जिस तरीके से बीजेपी ने पुलवामा जो अटैक हुआ था उसको बीजेपी ने अपनी तरफ जिस तरीके से लिया था, अगर राष्ट्रवाद के नाम पर उस टाइम किया गया था, तो सारे जो उस टाइम मुद्दे थे जो
2014 में जो वादे किए थे वो वादे पे ये खड़े नहीं उतरे, और वो सारे चीजें जो है जब राष्ट्र की बात आती है तो नेचुरली सारी चीजें पीछे हो जाती है। बिल्कुल होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए भी हमारा राष्ट्र पहले है, बाकी मुद्दे बाद में है। तो बिल्कुल जब पुलवामा का जो मामला हुआ तो हमने, और जितने भी हमारे देश की जो हमारे दोस्त थे, भाई लोग थे, हम लोगों ने उस चीज को, पेट्रोल और डीजल 30 रुपए और 2 करोड़ नौकरी और सब चीज को भूल गए। पहले ये वाला हमें सरकार के साथ खड़ा होगा, सरकार के फेवर में खड़ा होगा, ठीक है। तो उस चीज का फायदा मिला था 2019 में। अब आइए 2024 में। 2024 में बीजेपी सरकार का कौन सा मुद्दा है? अरे मुद्दा क्यों नहीं है? राम मंदिर कुछ दिन पहले शिलान्यास का हुआ है, ये मुद्दा भी आएगा, और कई मुद्दा बीजेपी कई हर चुनाव में एक दो नया मुद्दा एजेंडा लेकर के आई जाती है जो पब्लिक को इमोशनली अटैच करता है। अभी पहले फेज के इलेक्शन का नॉमिनेशन शुरू हो गया है, ठीक है। आज भी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ एक नारा की आपकी बात 400 के पार, ये एक नारे से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अगर आप देखिए तो इनके पास मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा है कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, ये हुआ, ये खुद उसको मुद्दा नहीं बना रहे, क्योंकि आप एक राम मंदिर को लेके कब तक उसके ऊपर वोट मांगेंगे? ये बात को समझ रहे हैं कि ये कोई इतना मेजर मुद्दा नहीं है जो इनको 2024 में फिर से उस गति पे बैठाओगे। अच्छा, राम मंदिर अभी मुद्दा नहीं है। जैसा लोग विपक्ष के लोग कह रहे थे कि किसी जो पूजा अर्चना या भगवान या मंदिर ये सब जो होता है ये व्यक्तिगत किससे जुड़ा होता है, ये राजनीतिक नहीं है, इसको राजनीतिक मंच में बनाना चाहिए। तो क्या विपक्ष के इन सभी बातों को जो सरकार सत्ता पक्ष उन्होंने संज्ञान में लिया और राम मंदिर मुद्दा को अब चुनाव में भुनाना ही नहीं चाहती है? अगर चुनाव में नहीं भुनेगा तो फिर मोदी जी इसका शिलान्यास तो बड़े भव्य रूप से किए थे, और शिलान्यास में जो गेस्ट लोग थे वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक सॉन्ग भी चला था जो बीजेपी के कार्यक्रम में बजता हुआ दिखता था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब ये सभी लग रहा है, ऐसा बता रहे हैं आप बीजेपी इसको भुना भी नहीं रही है इस मुद्दा को, तो फिर क्या मुद्दा है? आखिर डाटा क्या बता, डाटा बताइए, क्योंकि यूपी या बिहार या कई राज्यों में बीजेपी के एमपी अधिक है, और जबकि कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसके पास भी कांग्रेस के पास भी इतनी बहुमत नहीं आ पाई 10% कि विपक्ष में बैठ सके। तो अब विपक्ष जब इतना कमजोर है तो सिस्टम कहीं ना कहीं एक ही दल के पास है या एनडीए के पास है, तब कैसे बनेगा समीकरण, क्या फिक्स होगा? देखिए, इनको जो एक कहते हैं एक टाइम होता है कि एक पीक आप अपने लाइफ में टच करते हैं, एक ऊंचाई जो छूना होता है। तो बीजेपी मोदी जी के जो नेतृत्व में उनके जो है गार्डनशिप में जो बीजेपी को जो हाइट टच करना था, एनडीए को हाइट टच करना था, वो कर चुके हैं। मतलब बीजेपी अपने पीक पर से जा चुकी है। आप वहां से ऊपर नीचे जाने का जगह नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको जो है कुछ स्टेट्स की बात करूंगा। देखिए, एक चीज है, आपको ये चीज समझना होगा कि बीजेपी जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ती है, बीजेपी जान रही है कि उस मुद्दे पे हम फंसते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे इनका जो सनातन वाला जो इनका मुद्दा होता है, जो मंदिर का आपने बात की, मंदिर का मुद्दा नॉर्थ इंडिया में चल सकता है, लेकिन साउथ इंडिया में वो मुद्दा काम नहीं करता है, ठीक है। अगर आप साउथ इंडिया स्टेट में चले जाइए, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, इन सब कर्नाटक, यहाँ पे ये मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को एक ही चीज है, वो चाहते हैं करप्शन फ्री डेवलपमेंट, ठीक है। और आप एक चीज है, वहां के लोगों में ये भी इंटरेस्ट नहीं है, वो कॉन्ग्रेस पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप वहां देखेंगे उन सब स्टेट्स में बीजेपी कमजोर है ही नहीं, ठीक है। कुछ ही जगह पे कमजोर है, कुछ ही जगह पे कुछ बावली सीट आपके पास है, बताइए। मैं बता दूं कि साउथ में जिन आप कह रहे हैं कि जो बहुत ही कुछ ही सीट की जो बात कर रहे हैं, वो 129 सीट है,
ठीक है, ये 5 स्टेट नहीं, 129 सीट है, इस 5 स्टेट साउथ की बात कर रहे हैं, 29 में से कितने पे कितना कांग्रेस पाई है ये बताइए। मैं आपको बता देता हूं 29 में से 2019 में जब कर्नाटक में उस टाइम में जब बीजेपी की सरकार थी तो टोटल मिला के उनको 29 सीट थी 129 में, जिसमें से 25 उनको कर्नाटक से था। ठीक है, अब कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस जिस तरीके से कर्नाटक में फेमस हुई उसका असर तेलंगाना में भी देखने को मिला। ठीक है, कि बगल के पड़ोस के राज्य का जो फायदा दिखा और जो उनका काम दिखा उसका असर जो है कर्नाटक से तेलंगाना में भी किया और तेलंगाना से कांग्रेस अब आंध्र में भी मजबूत हो गई है। आंध्र में मजबूत हो गई। अभी अब अगला जो स्टेट में यह है कि अगला जो कांग्रेस का जो वहां पे असर देखने को मिला है वो आंध्र में देखने को मिला है। तो ये जो 129 सीट की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें से ये है, मैं आपको ब्रेकअप स्टेट बाय स्टेट बताऊंगा कि बीजेपी को कहां कहां नुकसान हो रहा है और कैसे। ठीक है, बताइए कहां नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि कारण बहुत जरूरी है चुनाव में। जी देखिए, कारण जो होता है, क्योंकि अगर नुकसान की जब हम बात करते हैं, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी आज ये मान रही है अंदर खुद से कि विपक्ष ने महंगाई में एक मुद्दा किया है जो पब्लिक इस चीज को मान रही है कि हाँ महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पे है। ठीक है, आप जो है यूपी के अंदर भी आप देखेंगे, बिहार यूपी और जितने भी मेजर स्टेट्स हैं पूरे इंडिया लेवल पे बेरोजगारी एक मुद्दा है, उसको हम जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसानों के साथ जो हो रहा है वो भी छुपा हुआ नहीं है। नेशनल मीडिया जो भी उसको जितना भी दबाना चाहे, ठीक है, वो चीज जो है छुपा नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम, जो गैस सिलेंडर का दाम जो हाइट को टच किया और इलेक्शन से पहले आपने उसको 2 रुपए 3 रुपए कम कर दिए। ठीक है, गैस सिलेंडर को आपने 100 रुपए कम कर दिए, उससे 400 से 1100 का जो डिफरेंस है वो मेकअप नहीं है। तो इन सब चीजों को भी जो है पेपर लीक के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं और उनका पेपर लीक कर दिया जाता है और उनका उम्र उनका 1 साल हर साल जो है उनका एज निकलता जा रहा है नौकरी के इंतजार में। ठीक है, ये सारी चीजों को आपको जो इन्होंने एक स्कीम चलाया कि फौज में जाना है अग्निवीर के वाले स्कीम से, तो जो एक तो ये होता है कि डूबते को तिनके का सहारा, कि जो फौज अगर नौकरी करना चाहते थे कि वहां जाएंगे 30-35 साल नौकरी करेंगे, तो वो एक स्कीम कहा कि चलो कुछ तो 4 साल का ही, लेकिन दिल से वो संतुष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो एक मुद्दा बन रहा है, डेवलपमेंट एक मुद्दा बन रहा है। ठीक है, डेवलप बहुत हुआ मोदी जी। नहीं, डेवलप की बात करें तो सड़क की तो जाल बिछ गई है इंडिया में, नितिन गडकरी ने जाल बिछा दिया है और कहते हैं कि 5 किलो अनाज सभी को मिल रहा है, रोटी मिल गया, अनाज के बराबर रोटियां मिल गया। जरूरत क्यों किसान के खाता में 2000 रुपया पहुंच रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और मोदी जी ने कहा 2024 तक प्रत्येक घर को पक्का कर देंगे। पक्का नहीं हो पाया प्रत्येक घर, लेकिन लाभ तो मिला है। देखिए, लाभ जो भी आप कह रहे हैं, किसी जमाने में इन बीजेपी के लोगों ने आप पार्टी पे उंगली उठाया था कि ये फ्री मलाई बांट के दिल्ली में अपने आप को स्थापित किया है, फ्री पानी फ्री है। आप तो वही कर रहे हैं, फ्री 5 किलो के और ये जो 2000 रुपया उनके इसमें अकाउंट में भेज के, तो आपकी उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आज जो है आपका जो गरीबी रेखा जो हमारा है, जो पहले जितना से था, आज उससे ठीक जो है 1.5 करोड़ आप चले गए। आज आपने जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली है वो 80 करोड़ हो गई है इंडिया में। तो पिछले 10 साल में जो गरीबी आपको कम कर देगा और बढ़ गया। देखिए गरीबी ये सब लेकिन आपका जो कांग्रेस का या विपक्ष का जो भी एजेंडा है,
अब महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, पलायन हो गया, उसके बाद रोजगार हो गया, मुद्दा उठाते एसवी यादव, किसान से संबंधित मुद्दा उठा रहे हैं आपके नेता। तो ये सभी मुद्दा जो है पिछली बार भी उठा था, 19 में भी यही मुद्दा था विपक्ष का, इस 24 में भी यही मुद्दा विपक्ष का, लेकिन 19 में तो जनता नहीं समझ पाई आपके मुद्दा को, 24 में समझेगी। सारे मुद्दे पीछे थे, हमारा राष्ट्रवाद पहले था। पुलवामा का जो अटैक था हमारे लिए राष्ट्र पहले, बाकी चीजें बाद में। इसीलिए 19 में कोई भी मुद्दा काम नहीं किया और सिर्फ राष्ट्रवाद काम किया। चलिए हम स्टेट वाइज बात करते हैं, जैसे कि जी मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूँ। बीजेपी का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने कहा, जो पीक पे हो गई, जो 303 का उन्होंने कर लिया, ठीक है। हमारे यहाँ टोटल जो सीट है वो पहले भी 543 था, अब भी इलेक्शन होगा तो 543 पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टेट के अंदर जितनी सीट है वो सीट एज इट इज है, उसमें से कोई एक सीट बढ़ा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ स्टेट का नाम लूंगा, जैसे राजस्थान 100% एक्सट्रैक्ट रेट था बीजेपी का। राजस्थान में 25 सीट है, 25 का 25 अगर आप देखेंगे तो ये बीजेपी के पास 2019 में, ठीक है। अब आवाज गुजरात में 26 में 26 गुजरात के पास था, ठीक है। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, आपका मध्य प्रदेश जो था इसके अंदर 29 सीट है, उसमें 28 सीट बीजेपी के पास था, ठीक है। दिल्ली 7 में 7 बीजेपी के पास था, हरियाणा में 10 में 10 सीट बीजेपी के पास, ठीक है। उत्तराखंड 5 में 5 बीजेपी, हिमाचल 4 में 4 बीजेपी, जहां 100% मैं वो स्टेट को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 90% मान लीजिए 11 में से 9 सीट बीजेपी के पास, ठीक है। और कर्नाटका में 28 में से 25 सीट बीजेपी के पास, ठीक है। इन सभी स्टेट में क्या होगा, अब क्या होगा? मैं ये कहता हूँ, ये स्टेट को रिपीट करने की अगर बात हो, ये दोबारा भी रिपीट कर जाए तो भी ये वो स्टेट है जहां पे बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन अब आइए मैं इसी स्टेट के ऊपर बात करता हूँ कि इनको कहाँ नुकसान हो रहा है, ठीक है। कहाँ नुकसान हो रहा है वो बताइए। दिल्ली में 7 बीजेपी थी, अब गठबंधन में है कांग्रेस, अब कांग्रेस और आप पहली बार मिलकर वहां इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है। आपका एक अपना वोट बैंक है, प्लस कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है दिल्ली में, ये दोनों जब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे साथ में अगेंस्ट बीजेपी के, तो ये आपका जो सीट है वो 7 में 7 बीजेपी को नहीं होगा, ठीक है। कुछ लूज करेंगे बीजेपी, ठीक है। जो लूज करेगी तो 303 से नीचे आएगी। हाँ, अब आइए हरियाणा में 10 सीट है। हरियाणा जो स्टेट है वो किसानों का स्टेट है, ठीक है। हाँ, किसान का जो स्टेट है, आज किसान वहां पे बॉर्डर पे बैठा है, उसके ऊपर गोली चला हरियाणा में, किसान मारे गए, जिसको नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है। जब वो स्टेट में जब आपके किसान ही जो मेन आपके वहां पे जो वोटर्स है, जब वो आप वोटर्स है तो वहां 10 में क्या 10 आप जीतेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप लूज करेंगे, तो 303 से आप वहां भी जाएंगे। आपका 4 में 4 सीट था, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या 4 में 4 आपको वहां पे पॉसिबल है कि पूरी सीट आप लेके जाएंगे, जहां पे उनके एमएलए ज्यादा है आपसे और सरकार चला रहे हैं, तो कुछ आप वहां आएंगे नीचे। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने सरकार बनाया, लेकिन तोड़ जोड़ के फिर वहां बीजेपी की सरकार बन गई, तो उत्तराखंड में जो आपकी सीट जो थी वो सीट एज इट इज तो रहेगी नहीं, वो भी आप नीचे आएंगे।
हाँ, कुछ डाउनफॉल होगा। होगा। आप आइए, पिछली बार आपका जो यूपी के अंदर आपका जो सीट था, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा हमारा स्टेट है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि टोटल जो हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो सीट था वो 80 सीट है, जिसमें से कि आप 64 सीट जीते। और 2019 से परफॉर्मेंस आपका यूपी में डाउन हुआ। डाउन हुआ। दोनों अखिलेश और आपकी ये कांग्रेस साथ में लड़ रही है, अलग अलग लड़ रही थी जी, ठीक है, वो दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और ये है कि विपक्ष में इस बार कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस इस बार जितनी एक्टिव है विपक्ष पे, और इंडिया अलायंस जिस तरीके से मजबूती से इस बार लड़ रहा है, उसका उसको फायदा तो होना है। तो इंडिया अलायंस का जो प्रॉफिट होना, इंडिया अलायंस का माइनस होना। ठीक है, और अगर इंडिया अलायंस बढ़ेगा, कुछ भी बढ़ेगा, तो वो माइनस बीजेपी होगा। ये तो कॉमन सा फैक्टर है, लेकिन ठीक है, माइनस बीजेपी होगा। जी, ठीक है। तो जो आपका 64 सीट जो पिछली बार था बीजेपी का, 62 बीजेपी और 2 अपना दल, ठीक है। इस बार जो ये दोनों मिल के लड़ रहे हैं, कांग्रेस और अखिलेश जो समाजवादी पार्टी जो वहां मिल के लड़ रही है, उसमें दोनों डाउन होना है। जो भी सीट डाउन होगी, कुछ भी डाउन होगा। अब आइए बिहार जो हमारा अपना स्टेट है, 2019 वाली बात मैंने पहले कहा कि इस बार राष्ट्रवाद जैसा एक मुद्दा अभी तक नहीं है बीजेपी के फेवर में। लेकिन वहाँ एक जगह रोकेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा जो आता है ना, बिल्कुल वोटिंग से कुछ समय पहले ही आता है, ताकि मुद्दा का कटाक्ष नहीं निकल पाए, उसका एंटीडोट नहीं निकल पाए। अगर अभी निकाल देंगे, शगुफा मोदी जी जगह छोड़ देंगे, तो फिर एंटीडोट निकाल देगा विपक्ष। तो ये समय लिया जाए कि समय नहीं बचे किसी को। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ, फर्स्ट फेज का बिल्कुल बच चुका है। हाँ, बिल्कुल बच चुका है, बिल्कुल बच चुका है। टोटल जो फेजेस में होना है, फर्स्ट जो फेज की जितनी सीटें हैं, इस पर अभी तक तो वो नहीं ऐसा हुआ। दूसरी चीज एक चीज जान लीजिए कि ये जो ईडी और सीबीआई का जो रेट पड़ता है ना, अब आप पब्लिक समझ गई ये रेट कैसे पड़ता है। ठीक है, इस पे भी एक बात, ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स जो भी कहे, अब दिल्ली की आपने बात की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दे गया। बात अच्छी खबर ये है कि आपके जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह थे, उनको कल जमानत भी मिल गया। लेकिन अभी भी 3 नेता आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जेल में, कई लोगों की सूची आ चुकी है, वो भी जाने वाले हैं। जैसे कि एक महिला मंत्री है आपके यहाँ की, क्या नाम है उनका, जो बहुत मीडिया में रहती है, वो है सौरभ जाने वाले हैं, इनका भी सूची है। और कई गोवा के कई आपके लीडर्स को नोटिस चली गई है। देखिए एक चीज जानिए, ये जितने लोग, ये सारी चीजें आप एक चीज बता दीजिए कि जो भी चीज ये हो रहा है, कांग्रेस की जो है सारे अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है। ठीक है, विपक्ष के नेताओं को आप उठा जेल में डाल रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर आप अरविंद केजरीवाल हो या बाकी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के जितने जो आपके और जो लीडर्स हैं उनको, तो ये सारे जो है करप्ट नेता जो एज पर बीजेपी के सोच के हिसाब से इनका ये मानना है कि जितने करप्ट है सब विपक्ष में है। बीजेपी के वही करप्ट जब बीजेपी में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आ चुके हैं। ये भी सच्चाई है, इसकी हकीकत है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब पब्लिक इस बात को समझ रही है, पब्लिक इस बात को जान रही है कि पहले जो कहते थे कि रूटीन छाप ये हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं और ऐसे है वैसे है पहले से, अब वो भी समझ गए। दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का जो मामला आया, हाँ, हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं, भाजपा है विनोद सिंह है, वो लिख रहे हैं भाजपा को नुकसान करेगा चुनावी चंदा दो और धंधा लो। ये कमेंट्स है, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स पे ही मैं आ रहा था। ये अपने आप में खुद जो है हमारे जो वित्त मंत्री है
जो ये है उनके निर्मला सीतारमण जी निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण जो है हमारे जो वित्त मंत्री है उनके खुद के हस्बैंड एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अभी तक का सिर्फ इंडिया और एशिया नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे ये तो उनका बयान वायरल भी हो रहा है, सही बात है कि उनके खुद के हस्बैंड ने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये तो हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट लेकिन घोटाला तो है, लेकिन इस घोटाले में न गिरफ्तारी हो रही है, न जांच हो रही है, न पड़ताल हो रही है, न कोई नोटिस है, न कोई समन है, जांच हो रही है लीगल मामले में। नहीं कहा भी नहीं आता है कि जब नहीं कहा, अब मैं बता रहा हूँ कि आप विपक्ष के जो सीट कम क्यों विपक्ष को आएगी। देखिए विपक्ष के नेताओं को आप भी बता रहे हैं कि जेल में घुसने का सिलसिला जारी है। जब नेता क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जब बड़े बड़े जो आइकॉन लीडर्स है वो पब्लिक मीटिंग रैली नहीं संबोधित करेंगे, तो इसका तो असर चुनाव पे पड़ेगा। यदि कहीं आपको कहना तो ये तो नहीं है कि बीजेपी वाले या एनडीए वाले विपक्ष के नेता को जेल में ठूस रहे हैं ताकि वोट कम आए और इनका सीट बढ़े, क्योंकि वोट कम आने का ये भी कारण बन सकता है। जब आपके नेता जब कांग्रेस या राजद के नेता नहीं रहेंगे तो चुनाव प्रचार प्रसार कौन करेगा। इस आधार पे कहीं बीजेपी 400 पार न हो जाए। देखिए एक चीज आ रही है, ये चीजें को अभी जो अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, दिल्ली की जनता इस बात को समझ रही है कि भाई आखिर उस इंसान की गलती कि आप किसी जितने भी विपक्ष के नेता को आपने जेल में डाला है, क्या किसी पे चार्जशीट किया, क्या किसी पे भी आपने एक पे भी साबित कर सके 10 साल में कि हाँ ये नेता ने ये करप्शन किया है और ये हमारे पास सबूत है और इसके ऊपर हम चार्जशीट करके क्या आपने उसको स्पीडी ट्रायल के अंदर करके किसी को जो है कोई सजा दिलवाया? कुछ नहीं। चार्जशीट हो भी नहीं जाता है, कन्हैया कुमार के प्रति चार्जशीट नहीं हो पाया 2 साल 3 साल तक, वो भी हमने देखा है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी 10 साल से सरकार है, मोदी जी की सरकार 10 साल हो गई। इस 10 साल में आपको पता है कि हमारे देश से मोदी जी को जो लोग अच्छे दिख रहे लाए थे, पिछले 10 साल में हमारे देश से 13 लाख बिजनेसमैन 13 लाख बिजनेसमैन हमारे देश का नागरिकता छोड़ के दूसरे देश में भूटान और नेपाल जैसे छोटे देशों का उन्होंने और कीनिया जैसे देशों का जो है उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया, लेकिन हमारे इस महान देश को जो है छोड़ के चले गए। अब हमारे जाके बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या है? हमारा लॉस है। आज वो अपना बिजनेस यहाँ से जो बंद करके गए तो ये हमारा लॉस है, हमारी इकोनॉमी का लॉस है। ये तो बात सही है कि लॉस है, इंडिया का लॉस है, लेकिन ये लॉस जो बड़ी बड़ी बात है ये लोगों आम जनता को ये समझ में नहीं आती है। तो ये सिर्फ बाद में क्या होगा। अभी देखिए जो कहा ये भी जा रहा है, सूत्रों से खबर ये भी आ रहा है कि जो चाइना बॉर्डर पर इंडिया के लिए गोरखा रेजिमेंट काम कर रहे थे वो ज्वाइन कर रहे चाइना को। बिल्कुल, ये भी तो बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये कहीं भी सुर्खी में नहीं है, किसी लोगों को पता नहीं है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की, इलेक्ट्रल बॉन्ड को 97% लोग नहीं समझते हैं इंडिया में क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड। देखिए बिल्कुल अभी आपने जैसे कहा कि वो चाइना में गोरखा जो लोग पहले इंडिया में जो है एक शौक से वो आगे इंडिया के लिए काम कर रहे थे, गोरखा रेजिमेंट जो हमारे इंडियन आर्मी का एक शान है, शान रहा। ठीक है, आज वो इंडियन आर्मी में नहीं ज्वाइन करके वो चाइना में जा रहे हैं। उसका वजह क्या है? पिछले 10 साल में हमारा जो रिलेशन अपने पड़ोसी देशों से था या दूसरे देशों से था वो आज बहुत कमजोर हो गया है। हमारा मोदी जी तो बोलते बहुत, मोदी जी जब 14 में वो चुनाव जीत करके जब आए उसके बाद तो सिर्फ विदेश का ही दौरा हुआ। आप लोग भी कह रहे थे पूरा पैसा विदेश पे ही खर्च कर दो, खूब दौरा किए, यहाँ तक कि जो देश नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान वहां भी चले गए चुपचाप। ये तो बहुत बड़ा दौरा किया, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके बने। देखिए एक चीज आ रही है, वो एक बार एक छोटा सा मैं कहानी बताना चाहूंगा। ठीक है, बस आप उससे कि एक बार जो है बंदर ने एक बार उठाया कि जंगल में राजा को बदला है शेर को, चूंकि वो हम जानवरों को खाता है, तो सबने कहा को सबने बंदर को राजा बना दिया। फिर है कि मेरे बच्चे को जो है उससे शेर ने पकड़ लिया, चलिए बचाने। वो गए शेर को भाई उसको छोड़ो, मैं राजा हूँ गया। वो नहीं माना, तो बंदर एक दूसरे तीसरे पेड़ पे आगे लगा था, कूदता रहा
इधर बच्चे की जो माँ मतलब कि महाराज क्या कर रहे हैं, बच्चा कैसे बचेगा, कहे कि कोशिश तो कोई कमी है तो बोलो। हाँ, कोशिश में कमी नहीं होगी। अच्छा, समझ रहा आप इस चीज को समझिए, ठीक है, कि आप अगर सिर्फ दौरा करने से ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आएगा। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता कभी इतना खराब नहीं हुआ जो आज खराब है, कि आप यहाँ वो करेंसी तक सब लेना नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। छोटा देश जो हमारे बिहार के बराबर नहीं होगा जी, वो आपकी करेंसी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आज उसकी जो है बॉर्डर पे आपके फौज में उसके फौज आमने सामने टंग जाती है। बांग्लादेश में आपके जो है फौज के साथ जो है गोली चलना शुरू हो जाता है, जिस बांग्लादेश को हमने खड़ा किया। पाकिस्तान से आजादी उसको किसने दिलाया? भारत ने दिलाया, इंडिया ने दिलवाया जी, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है। और हमेशा से वो एक जो है हमारा जो है वो एक बहुत मजबूत साथी बन के रहा बांग्लादेश। आज बांग्लादेश के साथ हमारा ये रिश्ता है कि वो हमारे साथ तब दिखा जो है, और हमेशा गोलीबारी होती रहती है, ठीक है। तो आप देखें कि हम जो विदेशी अगर इस पर बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा जो रिलेशन जो पूरे वर्ल्ड के साथ है कमजोर हुआ है कि आप बगल में नेपाल जैसे कंट्री जी, नेटवर्क क्या हो जाता है जी, बताया जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इवन की जो चाइना जो है, जब मोदी जी आएंगे तो भाई कहा कि पाकिस्तान डर के दुबक के बैठ जाएगा, चाइना घबराएगा। लेकिन ये अलग हुआ कि ठीक उसका उल्टा हो गया कि चाइना कितना 1000 किलोमीटर हमारा जो है जमीन को कब्जा कर लिया है। अभी रिसेंट में आपने कुछ दिन पहले नहीं सुना होगा, अरुणाचल के उसने अरुणाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसके कितने सारे जगहों का उसने नाम बदल दिया है। और लोग ये मोदी जी तो इस चीज को कभी कबूलते नहीं है, लेकिन लोकसभा में उनके मंत्री ने इस बात को माना कि हाँ चाइना हमारे जमीन के इंडियन जमीन के अंदर वो घुसा है, ठीक है। तो ये चीज है कि एक्चुअल जो आज की जो मीडिया हमारी जो नेशनल मीडिया है, माफी चाहूंगा मैं, आप भी मीडिया वाले, लेकिन नेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं, नेशनल मीडिया अपना जो एक कर्तव्य है उसको भूल गया है। और जो एक सच्चाई है वो सच्चाई दिखाना नहीं चाहता। जिस दिन वो सच्चाई वो अगर दिखाना शुरू कर दे तो देश की जनता जो आपने कहा ना कि 91% लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए नेता को अंदर डाला जा रहा है कि वो नेता जिसकी बातों को पब्लिक समझती है वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे। 91% जो है पता चला इसमें से जो है 70-80% लोग समझ गए इलेक्टोरल बॉन्ड कितना घोटाला है और कैसे इसका जो है फायदा बीजेपी उठा रही थी और कहा उसने कितने बड़ा स्कैम किया है। चलिए डॉक्टर इकबाल साहब, आपने जो मंथन दिया कि इस बार बीजेपी 400 पार नहीं करेगी, उसका ये कारण है कि बीजेपी क्यों नहीं करेगी और क्यों जो विपक्ष है इंडिया महागठबंधन जो बना है वो अगर कुछ भी सीट अगर पिछली 19 के बनिस्बत एक्वायर करती है, मतलब अचीव कर पाती है, तो वो लॉस होगा बीजेपी को। तरह से बहुत सारे पार्टनर है, शिवसेना को छोड़ के चली गई, शिवसेना को पंजाब में अलग हो गया। और आप शिवसेना के साथ जो इन्होंने जितना सीट पिछली बार जीता था, अब वो जो मेन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की टीम है वो अब जो है वो इनके साथ जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनका अलायंस है। तो ये कारण तो बीजेपी को होगा। आप बिहार के अंदर देखें, पिछली बार 2019 सीट जीती थी, इस बार कांग्रेस और राजद बिहार के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। अगर ये बिहार के अंदर मैं कहता हूँ कि मिनिमम 10 से 12 सीट का भी अगर अपडेट अगर मान के चले कि अगर कांग्रेस राजद करती है तो ये तो लॉस है ना।
हाँ 10 सीट इनका लॉस, 39 में से 10 लॉस हो जाएगा तो 29 सीट पे ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा। बिल्कुल ये हर स्टेट के अंदर का यही हाल हो रहा है, हर स्टेट के अंदर। अगर गुजरात के अंदर 26 था, 19 अगर रिपीट भी कर जाए, मध्य प्रदेश में रिपीट भी कर जाए, तो बाकी जगह पे कहीं पे प्लस हो रहा है तो कोई स्टेट नहीं दिख रहा है। जहां ये प्लस कर जाए वो स्टेट कोई दिख नहीं रहा है। साउथ में इनका कहीं कोई नया खाता खुलना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जहां पे 2 सीट, 3 सीट, 1 सीट, 4 सीट ऐसे करके जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है, मणिपुर वाला मुद्दा वहां पे है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो मणिपुर है एक प्रॉब्लम होता है वहां पे वहां मणिपुर एक मुद्दा है, मणिपुर एक मुद्दा है जी। अब बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहां पे औरतों को तरीके से नंगा घुमाया गया और बदतमीजी किया गया सड़कों पे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारे कहा तो ये भी जा रहा है कि मणिपुर जो मुद्दा है, हमारे एक दर्शक भी रह रहे हैं जिनको भी हम जोड़ लेते हैं, विनोद जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, विनोद जी को जोड़ लेते हैं। तो ये जो मणिपुर आज भी एक ज्वलंत मुद्दा है, कहा ये भी जा रहा है कि आज भी मणिपुर जल रहा है, क्या ये बात सही है? आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल मणिपुर जल रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि ये कहा जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश का जो है वो, कुछ इनके मंत्रियों का स्टेटमेंट आया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देश का वो युद्ध रोकवा दिया, 2 देशों के बीच युद्ध रोकवा दिया। तो हम बड़ी अच्छी बात है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर उस काबिल है जो 2 देशों के बीच, दुनिया के 2 देशों के बीच लड़ाई रुकवा रहे हैं, तो कम से कम हमारे देश के अंदर जो लड़ाई हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर हमारे 2 भाई जो लड़ रहे हैं, 2 समुदाय जो लड़ रहा है, एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। जबकि इनकी डबल डिवीजन की सरकार है, वहां में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी मोदी जी मणिपुर को इम्पोर्टेंस नहीं दी और वहां नहीं जा रहे। तो ये अपने आप में वहां पे जो बीजेपी के मिनिस्टर्स जो उनके थे या बीजेपी के जो कुछ नॉर्थ ईस्ट जो लीडर है, उनको जवाब देने में बन रहा है कि ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई इतना लंबा मामला चले और कोई प्राइम मिनिस्टर उस देश का बार बार कहा है कि एक बार विपक्ष ने कहा कि आप जाए, विपक्ष का एक नेता चला जाए आपके, लेकिन मोदी जी आज तक नहीं है और उस मुद्दे पे वो कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, इकबाल साहब कुछ हमारे दर्शक का कमेंट जिसको ले लेते हैं। ये सिबली सलमान साहब है, ये कहते हैं कि कह रहे हैं 400 पार केवल एक जुमला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद एक विनोद सिंह है, वो कह रहे हैं अब आएंगे तो डीजल पेट्रोल 400 पार जरूर पहुंचा देंगे। इनका एक और दर्शक का कमेंट है कि भाजपा को नुकसान करेगा चुनावी चंदा, चंदा दो धंधा लो, देश की जनता सजग है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार, रोजी रोटी, रोजगार, दवाई, शिक्षा, आवास, भूमिहीन को जमीन, किसान को आय दोगुना करने का, खाद बीज का दाम कम करने का, यही वादा भाजपा को लेकर डूबेगा। ये कमेंट है। दर्शक इस बार कम जुड़ पाए हैं, अमूमन लगता है कि ये टाइम शेड्यूल ठीक नहीं है। ठीक है, आप हम लोग अंतिम में मैं दर्शकों को बता दूं क्योंकि अब हम लोग इसे लाइव सेशन को बंद डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये आप समझिए डॉक्टर इकबाल साहब कि बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा नहीं कह रहा है कि वो 400 पार जाएगा, ये कंक्लूजन में हम लोग पहुंचे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कंक्लूजन ये निकला है कि अब पिछली बार कई स्टेट्स में नेशनल लेवल पर अलायंस नहीं हो पाया था, इस बार कई स्टेट्स में, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कई स्टेट्स में इसके अलावा भी अलायंस हो गया है। और जब अलायंस नहीं होने के बाद कांग्रेस को 52 सीट आई, ये बात तो फैक्ट है कि जब 2 लोग, जब मुट्ठी अलग अलग अंगुली लड़ती है तो वो कमजोर रहता, लेकिन जुड़ता तो मजबूती आता। तो यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो ये मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक बीजेपी कमजोर होगी। ये डाटा फिट बैठा। तीसरा समीकरण ये है कि आपने बताया कि बीजेपी को जिस चोटी शिखर तक जाना था वो अब जा चुकी।
एक समय में इंदिरा गांधी भी पहुंच गए थे, उनको भी गिराने या उनकी सरकार जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन उनकी भी सरकार गई। तो अब लगता है कि अब यहां से बीजेपी के पतन का कारण बनेगा ये जो मुद्दा अभी चल रहा है कि क्या बीजेपी सचमुच में 400 पार हो रही है या नहीं हो पा रही। हमारे दर्शक आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, बाद में जो वीडियो देखेंगे कि क्या उनकी राय है, वो प्रतिक्रिया है। डॉक्टर इकबाल हसन का जो ये मंथन रहा, जो इस पे विश्लेषण रहा, वो किस प्रकार से फिर बैठा। फिलहाल दर्पण फोन न्यूज के लिए दीजिए इजाजत। हम भी चाहेंगे डॉक्टर साहब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी शुक्रिया। फिर मिलते किसी अलग मुद्दे पर बात करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।